तो आज इस वीडियो में हम 11th के इन्वायरमेंट एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। तो क्या है पहला, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ deal with every issue that affects living organisms. It is essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of our natural world and human impact on its integrity. तो environmental study सब इशू के साथ डील करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, भले वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या फिर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जो भी है उनसे डील करता है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि एक नेचुरल वर्ल्ड का और ह्यूमन का इम्पैक्ट, उसके इंटीग्रिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताता है हमें। तो ये जो वर्ड इन्वायरमेंट है, ये फ्रेंच के वर्ड एनविरोन के जिसका मतलब सराउंडिंग, वहाँ से डिराइव हुआ है। जिसका मतलब सराउंडिंग मतलब एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आजू बाजू जो भी है वो एक इन्वायरमेंट है, भले वो मैन मेड इन्वायरमेंट हो या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट हो। तो जो इधर थोड़ा एक जनरल नॉलेज दिया है, जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून एवरी ईयर मनाया जाता है। 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जो कि इधर हुई थी, किधर, स्वीडन में, किसके ऊपर, ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये उसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन मतलब ब्रीफ में दिया है, वो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से ही ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट मनाना चालू हुआ है 5 जून को। उसमें डिक्लेयर हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें मोटो भी एक डिसाइड हुआ था कि ओनली वन अर्थ फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी, ये मोटो था, आप याद रख सकते हैं। तो क्या है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस विद अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम थ्रू एयर, वाटर एंड फूड. We cannot continue to survive without protecting the earth's environmental resources. तो वो इन्वायरमेंट हमें एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू। जैसे हम बोले खाने के सिवा थोड़े दिन रह सकते हैं, पानी के सिवा उससे थोड़ा कम दिन, और हवा के मतलब एयर के बिना बिल्कुल हम 1 मिनट से ज़्यादा भी रह नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एयर है, लेकिन तीनों एक बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारे लिए। और फिर बाद में हम इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा समय के दौरान। तो बेसिक टर्म्स कौन से हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड? तो पहला है इन्वायरमेंट खुद ही। तो इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इन विच ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। तो इसका मतलब क्या, सराउंडिंग में जो भी है, ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, प्लांट्स लिव, तो वो सब आ जाते हैं। ये सब टर्म्स मतलब ये जो है इन सबको इंक्लूड करता है, किनको, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स को, इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में। और इकोलॉजी क्या है? द साइंस डेट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। इट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। तो इकोलॉजी मतलब जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में स्टडी करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। और ये उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी, नेचर का फंक्शन क्या है वो भी स्टडी करता है। थर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस। It is a systematic and scientific study of our environment. It integrates knowledge from pure sciences, ecology, engineering, social sciences, management and other aspects. तो environmental science मतलब ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर की स्टडी है अपने हमारे इन्वायरमेंट की, जिसमें नॉलेज है सब जो अलग अलग जगह से, जैसे कि प्योर साइंस मतलब हमारा बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिज़िक्स, ये प्योर साइंस, इन्हें हम प्योर साइंस बोलते हैं। और इकोलॉजी जो हमने सेकंड में पढ़ा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस मतलब हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सोशोलॉजी हुआ, या फिर हमारा हिस्ट्री हुआ, या फिर ज्योग्राफी हुआ, ये सब सोशल साइंसेस है। तो ये इनकी स्टडी करता है इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब होते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब कॉम्बिनेशन इनका। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है? A subject concerned with learning on all environmental issues is called environment education. तो ऐसा सब्जेक्ट जो कि इन्वायरमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं उनके लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। मतलब कैसे हुए, जैसे कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन या फिर पॉल्यूशन हुआ, या फिर और भी जैसे कि ट्रीज़ का कटिंग हुआ, ये सब इश्यूज़ के बारे में पढ़ना और इनके बारे में जानना, इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन।
तो इसमें बहुत सारा वाइड कवरेज है इन्वायरमेंटल साइंस से और इकोलॉजी से ज़्यादा। तो इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, एनिमल्स और वो सब जो लिविंग, उसके बारे में भी ये स्टडी करता है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फिफ्थ है। तो इसका मतलब क्या रहता है, इट इज़ अ डैमेज कॉज टू द इन्वायरमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हार्म अवर सराउंडिंग। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो उसे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज़ का कटिंग। जब ट्रीज़ या फिर जंगल्स, जो जंगल है हमारे कंट्री के या फॉरेस्ट है, उनको जब काट दिया जाता है या एकदम मतलब पूरा, और उसके जगह बाद में कंक्रीट के या फिर कंपनी सेटअप किए जाते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़, तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ट्रीज़ का कटिंग। बेसिक सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रीज़ का कटिंग। और जब ट्रीज़ लगाए जाते हैं उसे हम अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, मतलब ग्रीन एरिया ज़्यादा बढ़ाते हैं ट्रीज़ लगा के, प्लांट्स लगा के, तो उसे हम अफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटाई, जब फॉरेस्ट सब निकाले जाते हैं। और पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पानी को गंदा करना या फिर हवा को गंदा, या फिर सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर देना अलग अलग फर्टिलाइज़र यूज़ करके, तो ये सब आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये ऑपोजिट है, डिग्रेडेशन के ऑपोजिट कंजर्वेशन, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या है, इट इंक्लूड्स वेज इन विच टू प्रोटेक्ट नेचर एंड कंट्रोल द डैमेज कॉज टू ओवर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसमें अलग अलग वेज का डिस्कशन होता है कि कौन से वेज जो भी है उपाय है, उनसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नेचर को, और जो डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट का ज़्यादा और नुकसान ना हो। जैसा कि जब हम जो वाइल्ड लाइफ है उनको उनकी किलिंग होने से बचाते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं उनके किलिंग को, तो वो भी एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हुआ। या फिर जब हम बैरन लैंड है, एकदम सूखी ज़मीन है जहाँ पर कुछ उगता नहीं है, तो जब हम उसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं उस लैंड को, तो उसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बोलते हैं। ये सब इसमें बताया जाता है। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट्स। तो इन्वायरमेंट में 4 सेगमेंट होते हैं या फिर 4 ऐसा कॉन्सेप्ट या टर्म्स बोल सकते हैं। तो क्या है, एटमॉस्फेयर हुआ, सेकंड हुआ हाइड्रोस्फीयर, थर्ड हुआ लिथोस्फीयर या फिर लिथोस्फीयर बोल सकते हैं आप, फोर्थ हुआ बायोस्फीयर। तो पहला हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो पहला क्या है, एटमॉस्फेयर। अबाउट 99% ऑफ द टोटल अर्थ एटमॉस्फेरिक मास इज कंसनट्रेटेड इन द फर्स्ट 30 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक मास है, टोटल अर्थ का एटमॉस्फेयर करेक्ट 99%, वो अर्थ के सरफेस से लेके 30 किलोमीटर ऊपर तक, मतलब स्काई से जो भी डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से स्काई से 30 किलोमीटर, वहाँ तक उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टेम्परेचर, मतलब तापमान, कंपोजिशन, मतलब इनसे मिला हुआ कौन से गैसेस जो भी है वो, और अर्थ का द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिविजिबल इनटू फॉलोइंग लेयर। तो इनके बेसिस पे अर्थ का एटमॉस्फेयर 4 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, जो भी लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। तो पहला है ट्रोपोस्फीयर। द ट्रोपोस्फीयर इज एट अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जब अर्थ के सरफेस से लेके स्काई में 12 किलोमीटर तक, वहाँ तक ट्रोपोस्फीयर रहता है। द लोअर लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रोपोस्फीयर। तो अर्थ के सरफेस से जो लेयर चालू होता है पहला, उसे हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द हाइट एट दिस लेवल। द ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर रेट एट अ वेरी rate at every 160 millimeter height is about 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होता है वो हाइट के हिसाब से डिक्रीज़ होता है। तो जैसे भी हर हम 160 मीटर की हाइट पे 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ये होता है इसमें। The temperature differs at different heights and different layers. Although this layer is smaller than other layers, it is important as regards the weight of the air and it covers 80% of the atmosphere. तो इस लेयर में 80% एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर, जो कि ह्यूमन यूज़ करते हैं और प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो वो 80% एयर इस लेयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर लेयर में। और उसमें बाद में टेम्परेचर
वेरी करता है हाइट से, अलग अलग हाइट पे टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे मैंने बताया 160 मीटर पे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में फ़र्क आता है। तो जो अदर एलिमेंट्स है इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, वो कौन से हैं? वेपर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो कि एयर के एलिमेंट्स है, जैसे वेपर, वाटर मॉलिक्यूल्स, डस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में ये सब हम पाए जाते हैं एलिमेंट्स। जैसे वेपर हुआ मतलब भाप, जो कि पानी जब उबालते हैं तब जो निकलता है एकदम जो हमें दिखता नहीं है, वो उसे हम वेपर बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी के छोटे छोटे बूंद, जो जब आप अगर एग्जाम्पल के लिए तपेला है और उसके ऊपर अपने ढक्कन से पानी भर के ऊपर लगा दिया और फिर बाद में गैस चालू किया, तो आप जब थोड़ा गर्म होने के बाद आप देखोगे वो ढक्कन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स आए हुए करेंगे, तो उसे वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और डस्ट, धूल हुआ, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखते, उसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो सब इस लेयर में पाए जाते हैं। और ये लेयर बहुत इम्पोर्टेंट है लिविंग बींग्स के लिए, उनकी लाइफ के लिए। इसमें रेन, विंड, स्टॉर्म मतलब तूफान, हेल स्टॉर्म, स्नो, क्लाउड्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। इस लेयर में ये सब होता है। उसके ऊपर के लेयर में रेन या फिर विंड कुछ नहीं होता है। ट्रोपोस्फेयर लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये सब एलिमेंट्स आते हैं। Tropopause, the layer that separates troposphere and stratosphere is called as tropopause, which is at 2 to 3 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो जो ट्रोपोपॉज मतलब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो लेयर रहता है उसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जो कि ट्रोपोस्फेयर से 2-3 किलोमीटर ऊपर होता है। उसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। इनके बीच में ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये एक अम्ब्रेला जैसा रहता है, एयर का कोटिंग रहता है और अम्ब्रेला शेप जैसा रहता है, जिसमें एयर एकदम स्टेबल लेवल पे होती है। रेन, विंड, लाइटनिंग, क्लाउड, स्टॉर्म एटसेट्रा डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस लेयर। तो जो मैंने जैसे हमें मालूम है कि रेन, विंड, ये सब, स्टॉर्म, क्लाउड्स, ये सब एग्जिस्ट करता है ट्रोपोस्फियर में, तो ये ट्रोपोपॉज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जो ट्रोपोपॉज की विड्थ कितनी होती है, विड्थ मतलब कितना जाड़ा है, वो 1.5 किलोमीटर है। और इस लेयर के टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, मतलब बहुत ठंडा रहता है यहाँ। इट ऑल्सो कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ड्राई ओजोन। तो इस लेयर में या फिर ट्रोपोपॉज में बहुत हाई मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई ओजोन रहता है। ओजोन आपको पता रहेगा ये गैस है, O3 करके इसका फॉर्मूला है। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर इज अ लेयर बिटवीन ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रोपोस्फियर ये एक लेयर है जो कि ट्रोपोपॉज मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाला ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज, इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। द हाइट ऑफ दिस लेयर कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सीजन। मतलब इस लेयर की, जैसे ट्रोपोस्फियर के लिए हाइट और ट्रोपोपॉज की फिक्स है हाइट, लेकिन इस स्ट्रेटोस्फियर की हाइट सीज़न टू सीज़न चेंज होती है। मतलब रेनी सीज़न में अलग हाइट रहेगी, विंटर में अलग, और बाद में समर में अलग। तो ये सब वेरी करता है इसका हाइट स्ट्रेटोस्फियर का सीज़न टू सीज़न। पर टेम्परेचर रहता है वो एकदम कांस्टेंट रहता है एक सर्टेन हाइट पे इस लेयर में। बट बियॉन्ड 32 किलोमीटर ऑफ हाइट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब इसका मतलब कि 32 किलोमीटर की हाइट के बाद इस लेयर में टेम्परेचर में राइज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता रहता है। दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल जोन। इस लेयर को आइसोथर्मल जोन भी बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर को। द हीट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस लेयर, हैंस टेम्परेचर इज रिटेन्ड। तो जो हीट रहती है, सन की हीट जो रहती है वो इस लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है और वहीं रह जाती है, उसमें एकदम पैक हो जाती है इस लेयर में। द एक्सटेंशन ऑफ दिस लेयर इज़ मच हायर इन द समर देन इन द विंटर। तो इस लेयर की एक्सटेंशन मतलब ये लेयर है ना, समर के दौरान बढ़ जाता है विंटर के कंपैरिजन। मतलब समर में इस लेयर की एक्सटेंशन मतलब हाइट या फिर जो इसका लंबाई है वो बढ़ जाता है। द एयर इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इस पार्ट्स, जो हवा रहती है इस एटमॉस्फेयर के इस पार्ट में, मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें बिखरी हुई रहती है अलग अलग जगह पे। ह्यूमिडिटी, डस्ट
क्लाउड एट्सेट्रा आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये सब जो भी एलिमेंट्स है ये सेम नहीं रहते, फैले हुए रहते, अलग अलग जगह। ओजोन इज अ लेयर ऑफ ओजोन, ओजोनोस्फीयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन विच कवर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 to 35 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ। तो ओजोन स्फीयर है ये एक ओजोन का लेयर है जो विच कवर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 से 35 किलोमीटर सरफेस के ऊपर रहता है ये। तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज रहती है जो सनलाइट से आती है वो किसके कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और बाद में दे वो बाद में यूवी रेडिएशन से वो प्रोसेस किए जाते हैं और उसके बाद ओजोन गैस प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब O3 गैस ओजोन। इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। Ozone layer absorbs the harmful UV rays radiated from the sun and the temperature of ozone layer increases। तो ओजोन लेयर का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो ओजोन सन की जो रेज रहती है वो इस लेयर के इसमें ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है ये लेयर, इसलिए ओजोन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो जैसे आपने सुना हो रहेगा कि ओजोन लेयर में, हाँ बहुत बार सुना रहेगा कि छेद हो रहा है या फिर ओजोन लेयर कम हो रहा है। तो ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका ये मेन फंक्शन रहता है। तो जो हीट हो रही है वो क्यों प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, पॉल्यूशन के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो लेयर है ओजोन लेयर है ये ज़्यादा यूवी रेज एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा हीट रहेगी तो उससे ये लेयर जो है फट रहा है या फिर ये लेयर में खराबी आ रही है, और इसकी वजह से हमें ज़्यादा हीट महसूस हो रहा है अर्थ पे। ये लेयर जो है जो जो ओजोन लेयर है ये है ना, जितनी भी लाइफ है अर्थ पे उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये लेयर ही अभी ख़राब हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन है जो सनलाइट उससे बचाता है, सन के जो यूवी रेडिएशन है उससे हमें बचाता है, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लेता है उन सबको। तो जैसे मैंने बताया था कि आज जैसे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन हो रहा है पूरे अर्थ पे, तो जो ओजोन है उसका लेयर है वो वीक हो रहा है। तो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से एक जो सर्वाइवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। थर्ड है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर मतलब जहाँ पर बहुत सारे आयन्स रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा मालूम रहना चाहिए कि आयनोस्फीयर मतलब जिस लेयर में आयन्स रहते हैं। आयनोस्फीयर इज अ लेयर फाउंड बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर अराउंड 360 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द, मतलब अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर या 360 किलोमीटर ऊपर हमें आयनोस्फीयर मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर के बाद, विच इज़ अंटिल द एंड ऑफ एटमोसफेयर, जो कि एटमोसफेयर के एंड तक है, मतलब ख़त्म होने तक एटमोसफेयर के। तो ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 104 to 112 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसकी लंबाई 104 से 112 किलोमीटर तक की है। द रेडियो वेव्स ट्रैवल फ्रॉम दिस लेयर टू द अर्थ। जो रेडियो वेव्स रहती है, मतलब जो अलग अलग हमारे टावर से या फिर नेटवर्क से उनकी जो रेडियो वेव्स रहती है वो इस लेयर आयनोस्फीयर में काम करती है। यहाँ से इस लेयर की वजह से हमें अलग अलग सिग्नल्स मिल जाते हैं, या फिर हमारा मोबाइल काम कर पाता है, या फिर जो भी हमारे टावर से मोबाइल्स के या फिर अलग अलग, तो वो इस लेयर की वजह से ईजिली फंक्शनेबल है। ये वही बताया कि बिकॉज ऑफ विच वी कैन लिसन टू द रेडियो, उनकी वजह से हमें रेडियो के जो भी अलग अलग समाचार है या फिर इंफॉर्मेशन वो हमें मिल पाते हैं। ओनली 1% ऑफ द एयर इज़ प्रेजेंट इन दिस लेयर। 1% ही एयर जो है टोटल एटमोसफेयर की वो इस लेयर में प्रेजेंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी टोटल 99% है वो किस लेयर में है, हमारा एटमोसफेयर। तो अभी द मेसोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू 85 किलोमीटर फ्रॉम, जो मेसोस्फीयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद 85 किलोमीटर तक ही है, वहाँ तक ही उसकी लेंथ है। जो मेसोस्फीयर का टॉप है एकदम टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम मेसोपॉस बोलते हैं, जो कि एकदम कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमोसफेयर है, जहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई है कि कोई
मतलब कि -130 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब -90 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ठंडा रहता है। तो जेट्स और बलून्स वो रहते हैं, डोंट गो हाई इनफ इन दिस लेयर। इस लेयर में ये ज़्यादा नहीं पहुंच पाते, ये जो बलून्स है और फिर जेट्स है इस लेयर में। फोर्थ है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर कहाँ तक एक्सटेंड करता है या फिर कहाँ तक रहता है? 500 से 750 किलोमीटर अर्थ सरफेस है, मतलब अर्थ का सरफेस है, वहाँ से लेके 500 700 750 किलोमीटर वहाँ तक एग्जोस्फीयर की लंबाई रहती है। एट अ हाइट ऑफ 490 किलोमीटर रेडियो वेव्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1700 degrees has been detected through rocket and radio waves। 490 किलोमीटर इतनी हाइट पे रेडियो वेव्स है जो कि टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस वो डिटेक्ट की गई है, मतलब रॉकेट और रेडियो वेव्स के हेल्प से। इस लेयर में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स है? न्यूट्रल एटम्स, ऑक्सीजन के, हीलियम के और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का आपको पता है O2 है, हीलियम का आपको पता है कि H है फार्मूला, मतलब सिंबल, और हाइड्रोजन का H2, तो H है खाली फार्मूला। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 2000 द न्यूट्रल एटम्स हैव एन इफेक्ट कॉल्ड अ मैग्नेटिक सर्कल। तो इतनी हाइट पे 2000 किलोमीटर के, तो जो न्यूट्रल एटम है हमने जो देखे अभी ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, उनका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें वीडियो को और चैनल को, और फिर बाद में शेयर कर दें।